गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज के अंदर कैथोड रे किरण और कैथोड किरण नलिका और उससे होने वाला जो माइकल फेरेडे ने प्रयोग किया था वो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं उसी प्रयोग ने कि उस प्रयोग को करके माइकल फेरेडे ने क्या सारांश निकाला। तो मैं हूँ सेठ हाटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से ZD शेख और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो टॉपिक वही चल रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की किरण जो है वह एनोड से निकलकर, क्योंकि एनोड जो है वो छिद्रालु था, तो एनोड के छिद्र में से निकलकर जो जिंक सल्फाइड का परत हम लोगों ने लगाया था उसके ऊपर टकराती थी और वहाँ पर चमकीले चिन्ह बनते थे। तो उससे जो है सारांश क्या निकाला माइकल फेरेडे ने, तो देखते हैं कि भाई पहला, कैथोड किरणें जो होती है ना, कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। देखो हम लोगों ने जो है वो चित्र बनाया था, चित्र आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे थे। तो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव की चार्ज की तरफ जा रहे थे। दूसरा, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ जैसे कि प्रतिदीप्त पदार्थ हम लोगों ने लिया था ना, जिंक सल्फाइड की उपस्थिति में देखा जा सकता है। तो किरण यहाँ से यहाँ गए ऐसा हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं। वो तो हम लोगों ने क्या किया कि जिंक सल्फाइड का जो यहाँ पे परत लगाया था ना और वहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी, तो पता चला कि जो है यहाँ पर ये किरणें होंगी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। ये पदार्थ इन किरणों से टकराने से चमकते हैं। टेलीविज़न चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है जिस पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं। हम लोगों ने हमारे घर में टीवी देखी होगी ना, वो LCD वाली नहीं, LED वाली नहीं, जो पहले ऐसी टीवी आती थी, आपको पता होगा, ठीक है ना, बॉक्स होता था, ठीक है ना, ये सब बॉक्स के अंदर जो है वो टीवी होती थी, ठीक है। तो क्या होता था पीछे यहाँ पर जो है ना, वो इस तरह से ही किरणों को जो है स्पीड में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दाने दाने नज़र आते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन की गति भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए वहाँ पर दाने दाने आते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको सिग्नल देते हैं तो कोई चित्र हमको नज़र में आता है, उसका मतलब ये है कि ये जितने सारे कण हैं ना, वो कण जो है वो व्यवस्थित जाते हैं, जहाँ पे उसको भेजना चाहिए वहाँ पर जाते हैं। ये कैथोड नलिका के अंदर जो है किरण, मतलब कि टेलीविज़न के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती है। तो दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक चुंबकीय और एक विद्युत। मैंने कहा था ना यहाँ पे चित्र कैसे मिलेगा, कोई भी चित्र लाना हो तो हम लोग उसकी दिशा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक कणों की दिशाओं को नियंत्रित करके चित्र कैसे ला सकते हैं, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है वो लगाया जाता है, तो ही किरणें जो है वो सुव्यवस्थित होती हैं। लेकिन जैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो किरणों की दिशा जो है वो सीधी चली जाती है, तो सीधी यहाँ पर टकराती हैं। चौथा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋण आवेशित कणों की अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। मतलब कि अगर हम लोग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ऊपर वहाँ पर अगर लगाते हैं तो कैथोड किरण जो है वो ऋण आवेशित कण जैसा व्यवहार करने लगती है, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होता है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया है, माइकल फेरेडे ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया है, ये अभी भी कण है ऐसा बता रहा है। कण यहाँ से यहाँ पर गया
चमका, बहुत सारे कण निकलते हैं, उनकी दिशा हम लोग बदल सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में, ठीक है ना। और ये ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश की तरफ जाते हैं, ठीक है, और ये ऋण आवेशित तो होते हैं। तो ये कण जो हैं अभी भी जो है ऋण आवेशित वाले हैं। बाद में इन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऋण आवेश होता है। पांचवा, कैथोड किरणों के लक्षण। कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रॉन के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका लक्षण फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ, इलेक्ट्रोड मतलब जो हम लोगों ने कैथोड से और एनोड से जॉइंट किए थे ना, ठीक है ना, उन पदार्थों से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, नलिका के अंदर हम लोगों ने जो गैस भरकर गैस को निकाला था उसमें उपस्थित जो गैस होती है ना, उसके ऊपर भी वह निर्भर नहीं करते हैं। उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। तो माइकल फेरेडे ने यहाँ पर बता दिया इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। चलो, ये तो जो है ना ये सारांश था। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, जो है माइकल फेरेडे ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है। फिर भी जो है यहाँ पर अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है 2.1.2 इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। अब इतना पता चल गया कि इसके पास ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तो अब आगे जानकारियाँ हमको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन और कौन से गुणधर्म रखता है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने सन 1887 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू किया। लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ये ई हो गया और उसका द्रव्यमान जो है वो ये एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कौन था भाई? थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया? वही प्रयोग किया कैथोड किरण, लेकिन उसने क्या किया? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत, उनको लगाया, ठीक है ना। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात प्राप्त किया। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु ए पर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। अब आप लोगों को इसके लिए चित्र देखना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है 2.2। तो चित्र में देखो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड छिद्रालु है, छेद किया हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पसार हुआ। जैसे ही उसका पथ आगे की तरफ जा रहा था, बीच में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र N और S से लगाया और विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव और नेगेटिव से लगाया। देख सकते हो आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब जो जैसे ही सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ए की तरफ सरक गया, ठीक है। इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति लगाई गई तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सी पर आया, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र पर ऊपर की तरफ गया और विद्युत क्षेत्र में मतलब वो नीचे की तरफ आया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानीपूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉन को अनुपालित पथ पर उसी पथ पर वापस लाया जा सकता है।
मतलब कि जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे और संतुलन रखेंगे तो आप लोग जहाँ चाहो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर ले जा सकते हो, उसके पथ को आप लोग जो है वो नियंत्रित कर सकते हो, जिस पर वह इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में था। जैसे अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र हटा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा चला जाता है, ठीक है ना, सीधा चला जाता है। वैसे ही अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को अगर संतुलन करें तो वो सीधा जा सकता है। थॉमसन ने यह तर्क लगाया, यह तर्क दिया कि केवल, तर्क मतलब कि अपनी सोच जाहिर की, ऐसा हो सकता है, ऐसा। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चलो, तो अब जो थॉमसन है उसने क्या तर्क दिया इस प्रयोग से। पहला, कण पर ऋण आवेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन अधिक होता है। जैसे कि कण ऋण आवेश वाला होगा, मानो कि ये कण है और उसके ऊपर ऋण आवेश है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी जो है ऋण आवेश है, तो ये क्या करते हैं, तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उनके साथ प्रक्रिया बढ़ जाती है। और जैसे प्रक्रिया बढ़ेगी तो विचलन भी अधिक होगा। दूसरा, कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है। अब यहाँ पे थॉमसन ने जो प्रयोग किया ना, उसमें सीधा आप लोग चित्र देखना, एक ऊपर की तरफ चला गया था, एक नीचे की तरफ चला गया था, तो ये ए था और ये सी था। विचलन कौन ज़्यादा दर्शाता है कि भाई जिसका द्रव्यमान कम होता है वो अपनी जगह से ज़्यादा हिल सकता है। तीसरा, विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टेज अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रोड पर वोल्टेज अधिक या कम करें, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाए, तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलन बढ़ जाता है। ओके, तो जैसे जैसे आप लोग विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोडों की वोल्टेज अगर बढ़ा देते हो तो उसका विचलन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो, ये जो हम लोग थियरी चल रहे हैं ना थॉमसन, वो प्रयोग तो जो है माइकल फेराडे ने बता दिया था, लेकिन ये जो प्रयोग है थॉमसन ने वो वही प्रयोग किया, लेकिन उसने प्रयोग कैसे किया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लगाकर किया, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, आवेश इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, उसकी प्रबलता में कैसे कैसे परिवर्तन आता है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे ऋणावेश ज़्यादा, वैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया ज़्यादा, मतलब कि बढ़ जाती है। द्रव्यमान कम है तो भी विचलन बढ़ जाता है, ठीक है ना। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोडों की वोल्टेज अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाएंगे, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ बढ़ाओ उसका विचलन बढ़ जाता है। आगे, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का सही माप करके उसके प्रेक्षण से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात निर्धारण किया, है ना। तो ये जो थॉमसन थे ना, वो थॉमसन ने जो है बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए, प्रयोगों से निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष से फाइनल डिसीजन लिया, ठीक है ना। और उन्होंने अलग अलग प्रबलता, विद्युत चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र वो विद्युत से लगता है, चुंबकीय क्षेत्र वो चुंबक से लगता है, और उन्होंने क्या किया, कभी ये लिया कभी ये लिया, दोनों लिए,
तो क्या हुआ, हाँ देखो, उबारो उबारो, चलो ठीक है। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब कि जो कैथोड किरण नलिका है उसके अंदर जो कैथोड किरण था, वो जो इलेक्ट्रॉन बह रहे थे उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ठीक है ना। अब उसका संतुलन भी किया और बहुत सारे प्रयोग किए, और प्रयोग करने से उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की पथ पर विचलन को सही सही मापा और बाद में उसके आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाला, जो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम के अंदर इतना कूलम्ब होता है। कूलम्ब क्या होता है? विद्युत की मात्रा।